चलो जी भाई, कल जो पढ़ाया था उससे आगे चालू करते हैं अपन। देखो भाई, जैसे डायोड के अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व थे ना, सेम टू सेम वैसे ही किसके कर्व हैं अपने पास है, ट्रांजिस्टर के भी कर्व्स हैं। डेफिनेशन क्या होगी, बोल, डायोड बोल दे, कोई बात नहीं। वोल्टेज, तो अब उसमें ये लिखना है कि फॉर डायोड, तो फॉर ट्रांजिस्टर क्या लिखोगे, फॉर ए ट्रांजिस्टर। बैठो, तो सीधा एक दिन पहले तरीका बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की डेफिनेशन जो है ना, कोई सा भी हो सबके लिए दिया जा सकता है अपने पास। तो अपने को क्या लिखना है, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर ए ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड ए कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब उधर तो जो था फॉरवर्ड एंड रिवर्स था, इसमें इनपुट एंड आउटपुट है। इसमें क्या है, इनपुट कर्व एंड आउटपुट कर्व होंगे। फर्स्ट तो है इनपुट कर्व और सेकंड जो होंगे वो आउटपुट कर्व। अब सवाल उठता है, इनपुट कर्व किसके बिटवीन होंगे, इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट कर्व किसके बिटवीन होंगे, आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आगे समझ में अपने पास इनमें कुछ कांस्टेंट भी रखते हैं, वो आगे में जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएगा कि किसको कांस्टेंट रखेंगे और किसके बिटवीन ये ग्राफ बनते हैं। तो तुम्हारे सिलेबस में एक तो फॉर कॉमन बेस है और एक फॉर कॉमन एमिटर है, उन दोनों के लिए देखना है अपने को, तो वो चलते हैं। देखो जी, कॉमन बेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कर्व। डायग्राम टिपिकल है, इसका डायग्राम बनाने का मेथड बता देता हूं। सबसे पहले कॉमन किसको करोगे ये बताओ, बेस को। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज में लेना है। अब कॉमन बेस यूज में लेना है और अपने को पीएनपी के लिए है तुम्हारे सिलेबस में। तो पहले तो कॉमन बेस वाला डायग्राम ले लिया। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया कि नहीं हो गया, देखो ये पी एन पी, ये ई, ये बी एंड ये क्या हो गया, सी। अब इनकी करंट लिख लो भाई, जैसे कल लिखी थी। ये तो आई बी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, चलो आई ई हो जाएगा, ये आई सी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। आई ई जो होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है कि मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में होती है, मिली एम्पियर में। तो इसका मेजरमेंट जो है बस मिली एम्पियर से कर लो। इसका भी किससे करेंगे, मिली एम्पियर। यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ से चले, इसको नहीं करना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कॉमन वाला है ना, तो कॉमन का करंट मेजरमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये एक वोल्टमीटर यहाँ कनेक्ट कर लेना और एक वोल्टमीटर यहाँ। अभी समझ में आते चला जाएगा, ये कॉमन है, अभी कॉमन को अपन अर्थ भी कर देते हैं। ये कॉमन हो गया, आगे बढ़ो। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलीमीटर हो गया, वोल्टमीटर। ये जंक्शन कौन सा है, ईबी। ईबी जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और बीसी जंक्शन किसमें होगा, रिवर्स बायस में। तुम्हारे सिलेबस में जो है एक्टिव रीजन ही स्टडी करना है। तुम्हारे सिलेबस में कट ऑफ और सैचुरेशन वगैरह कुछ नहीं है, केवल एक्टिव ही है। तो तुम तो यूं ही याद रख लो कि ये फॉरवर्ड बायस में हो गया ईबी तो, और वो बीसी किस में आ जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। फॉरवर्ड बायस में कैसे दोगे बताओ, पी तो पॉजिटिव से, अब देखना ये पी पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पी हो गई। और एन किससे हो जाएगा, नेगेटिव से। अब यहां से चलो, नेगेटिव में पोटेंशियल डिवाइडर लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया पोटेंशियल डिवाइडर। ये R1 हो गया, ये केवल ले लो इसको, इसको भी मैं बता दूंगा, ये प्लस माइनस हो गया।
वो जंक्शन कौन से बायस में जाएगा? रिवर्स में। रिवर्स में कैसे लोगे बताओ? कि नेगेटिव से नेगेटिव है ये की हो गई, यहाँ का हो गया ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये K2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया अपने पास। उसके बाद में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया, केवल मेकअप में बताया इससे क्या करना है। देखो एक बार, ये मिली एमीटर है, एमीटर सीरीज में कनेक्शन करते हैं सारे के सारे, तो ये प्लस है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर यहाँ बताओ नेगेटिव से नेगेटिव ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ तक आ गया। वोल्टमीटर पैरेलल में होता है तो प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, वो यहाँ से देखते हैं, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये वोल्टमीटर किसके बिटवीन का वोल्टेज मेजरमेंट करेगा बताओ? E एंड B किसके बिटवीन का करेगा? E एंड B। ये देखो तो E एंड B करेगा तो VEB हो जाएगा। ये किसके बिटवीन का करेगा बताओ? ये CB, तो ये CB BCB हो गया। आगे चलें, इसको लिखने का तरीका जो है VEE, देखो इसको क्या लिख देंगे? इसको ये यहाँ से E से कनेक्टेड है इसलिए इसको क्या लिखोगे बताओ? VCC। ये तो इसका काम कंप्लीट हो गया अपने पास। अब ये कॉमन है ना, इसके इधर का पूरा ही सर्किट जो है वो तो इनपुट है, और इधर वाला सर्किट जो है वो क्या है? अब तो आ गया इनपुट और आउटपुट का मीनिंग समझ में अपने पास। तो कॉमन की जो लाइन है उसके लेफ्ट साइड का तो हो जाएगा इनपुट, राइट साइड का क्या हो जाएगा? आउटपुट। अब ये बता दो इनपुट पोटेंशियल कौन सा है? VEB इनपुट वोल्टेज हो गया, एंड आउटपुट वोल्टेज कौन है? VCB हो गया। इनपुट करंट कौन सा है? IE, एंड आउटपुट करंट कौन सा है? अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इनपुट आउटपुट तो देख लिया सारा। आगे अपन चलेंगे। सबसे पहले आज इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? थ्योरी में जो है अपने पास इसमें केवल 2 या 3 लाइनें लिखी जाती है। क्या लिखोगे अपने पास? फॉर दीस कर्व से ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले तो ये लिख दोगे अपने पास, ये लिख देंगे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर दीस कर्व्स, ये लिख देना। उसके बाद में ये लिखना है कि इनपुट वोल्टेज VEB एंड आउटपुट वोल्टेज VCB इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, इनपुट करंट IE एंड आउटपुट करंट IC इज मेजर्ड बाय मिलीमीटर। इसके अलावा ये तो इसकी डेफिनेशन में ही है, ठीक है। मेन तो डायग्राम बनाना है, उसके बाद में एक तो ये लिख दिया, इसको कनेक्ट करेंगे, इनपुट का लिख देना, आउटपुट का लिख देना, ये काम इसका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं 2 टाइप्स के कर्व्स थे। फर्स्ट जो था वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब ये पहले मैं ग्राफ बना देता हूं, फिर डेफिनेशन भी दे देंगे और समझा भी देंगे। ग्राफ थोड़े से टिपिकल होते हैं ट्रांजिस्टर। VEB ये वोल्ट में, एंड ये IE ये मिली एम्पियर में, ये VCB इज इक्वल टू 0 वोल्ट, VCB इक्वल टू -2 वोल्ट एंड VCB इज इक्वल टू -4 वोल्ट। पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है अपने पास? डेफिनेशन यूं लिखी जाती है, फॉर कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। इनपुट जो कर्व्स हैं वो किसके बिटवीन होंगे? पहले तो ये बताओ, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट के बिटवीन होंगे, और कांस्टेंट किसको रखोगे? आउटपुट वोल्टेज को। तो डेफिनेशन हो जाएगी, फॉर दीस कर्व्स या दीस कर्व्स आर प्लॉटेड फॉर कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज VCB, है ना, ठीक है। VEB एंड IE के बिटवीन ग्राफ हो जाएगा अपने पास। तो VEB x एक्सिस पे हो गया, IE कौन से पे हो गया? y एक्सिस पे। ये मिली एम्पियर में हो गया, ये हो गया। कांस्टेंट वैल्यूज जैसे एक तो 0 वोल्ट के लिए ले लिया, एक -2 के लिए ले लिया, एक है -4 के लिए। ये माइनस में क्यों आया वो भी मैं बता देता हूं। उस सेल की पोलैरिटी जो है ना इसके अपोजिट है, देखो कैसे प्लस माइनस वो क्या हो रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू इसलिए लेने पड़े हैं अपने पास। और एक चीज बता देता हूं मैं, तुम ये देख रहे हो कि सर ने ये पहले -4 वाला बनाया है, ये -2 वाला, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तुम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मानो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे है बताओ? -4 -2 -0,
इनमें से मैक्सिमम कौन है? 0। तो मैक्सिमम आ गया कि नहीं आ गया? इस साइड में आ गया मैक्सिमम, इधर चलोगे तो ये तो मैक्सिमम आएगा। इससे कम -2 और सबसे कम -2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है ग्राफ? अगर मान लो कि ये पॉजिटिव वैल्यू होती है तो क्या होता है? यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 4। दूसरी बात, अब ये आ रहा है भाई कितना लिखते हैं? 0 -2 4। तुम्हारे मन में आए जो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, 1 2 3 लिख सकते हो, 1 3 5 लिख सकते हो, 5 10 लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। जैसे मान लो 0 लिख दिया या 5 लिख दिया या 7 लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल अपने को ये शो करना है कि अपन ने VCB के 2-3 वैल्यू लिए थे, उसके बिटवीन में ग्राफ अपन ने ड्रॉ किए हैं, बाकी इनका कोई वैल्यू नहीं। तो ये भी क्लियर हो गया अपने पास, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन लिख देना। For these curves are plotted for constant value. These curves are plotted between input voltage VEB and input current IE for constant values of output voltage VCB. Clear? ये एक लाइन पे ये लिखनी है। उसके बाद में ग्राफ से लिखना है अपने को, जो कुछ भी लिखना है। क्या लिखोगे बताओ? For initial values of VEB, IE is 0। ये रहा ना अपने पास, ठीक है ना? 0 में 1 सेकंड थोड़ा सा यहां से लेंगे ओरिजिन से इसको। और है कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ है IE, ठीक है ना? ये कांस्टेंट फॉर इनिशियल वैल्यूज ऑफ VEB, IE इंक्रीजेस वेरी स्लो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट इज इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो शुरू में तो स्लो चल रहा है, बाद में एक्सपोनेंशियल हो गया कि नहीं हो गया? ये दूसरी लाइन इसकी है, हो गई। और तीसरी लाइन जो है ना, वो तुम पहले भी खूब पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंस लिखना है। R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। क्या टर्म ऐड कर दोगे? इनपुट। तो क्या लिखोगे बताओ? रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज एंड चेंज इन इनपुट करंट इज कॉल्ड या इज इक्वल टू इनपुट रेजिस्टेंस। बताया था ना, R इक्वल टू V अपॉन I। तो सब में अपने पास इनपुट टर्म ऐड कर दो, तो क्या आएगा बताओ? RI इज इक्वल टू डेल्टा VBE, सॉरी डेल्टा VEB अपॉन क्या आएगा बताओ? डेल्टा IE। कांस्टेंट कौन रहेगा? VCB। तो ये VCB कांस्टेंट। इसमें जो है ना काइनेटिक ही लेते हैं, स्टैटिक लेने की जरूरत नहीं है अपने को, काइनेटिक से काम चल जाता है। तो आगे इनपुट का क्या करना है अपने को? एक लाइन तो इसकी डेफिनेशन की लिख देना, दूसरी ये वाला लिख देना कि स्लो चलता है, बाद में हो जाएगा। तीसरी क्या लिख दोगे? ये रेजिस्टेंस लिखना है। बाकी ये ग्राफ का नेचर अपने को मेमोराइज करना पड़ेगा या आपको करना ही पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे चलेंगे। हो गया? चलो अब अपन करते हैं आउटपुट का। ये थोड़े से रिव्यू करेंगे। और मैं पहले बता देता हूँ, एग्जाम में दोनों नहीं आते हैं भाई इनपुट भी आ गया, आउटपुट भी आ गया, फिर तो कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनना ही नहीं है, 4 मार्क्स का आता है ज्यादा से ज्यादा। तो पहले तो डायग्राम ही हो गया, आधा 1 नंबर का डायग्राम हो गया, फिर इसकी थ्योरी हो गई। उसके बाद में या तो इनपुट पूछेंगे या फिर क्या पूछेंगे? आउटपुट पूछेंगे। दोनों नहीं पूछे जाते हैं, दोनों में से एक आएगा। सबसे पहले अपन चलते हैं आउटपुट कैरेक्टर्स ग्राफ थोड़े से उससे टिपिकल है। देखो जी भाई, पहले तो डेफिनेशन कैसे लिखनी है अपने पास। These curves are plotted between output voltage VCB, आउटपुट वोल्टेज ये हो गया VCB,
and output current है IC for constant values of input current, इसमें इनपुट वोल्टेज नहीं चलता है, जबकि जो अपने पास इनपुट करू थे उसमें क्या था, इनपुट है, हाँ आउटपुट वोल्टेज यूज में लेते थे, इसमें क्या यूज में लेते हैं, इनपुट करंट यूज में लेते हैं, बस यही चेंज है अपने पास। तो these curves are plotted between output voltage VCB and output current है IC और constant value of input current है IE। आ गया ये भी समझ में? ग्राफ याद रखना है अपने पास, और कोई तरीका भी नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है सारे के सारे। अब अपन चलते हैं इसका, अपने पास जो है लिखेंगे कैसे, डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे, तो 3 पॉइंट में लिखा जाएगा, वो तुमको समझ में आ गया होगा। एक तो किसमें लिखेंगे अपन, एक्टिव में, एक किसके लिखेंगे, कट ऑफ में, और एक इसमें लिखेंगे। तीनों रीजन बताए थे, ये नहीं बताए थे। अगर ये जंक्शन फॉरवर्ड में वो रिवर्स में, तो कौन सा होता है, एक्टिव रीजन। अगर दोनों ही रिवर्स में तो कट ऑफ हो जाता है, और दोनों ही फॉरवर्ड में तो सैचुरेशन हो जाता है। तीनों में भी समझा दूंगा, लिखना क्या है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपन ये चलते हैं, when value of IE is more than 0, बस कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है, यहीं से देख के लिखते हैं। वैल्यू ऑफ IE इज मोर देन 0 देन ट्रांजिस्टर वर्क इन एक्टिव रीजन, तो वो आ गया होगा समझ में। मोर देन 0 में यहां पर आ गया कि नहीं आ गया, देन ट्रांजिस्टर वर्क इन एक्टिव रीजन एंड, आप बस इतना ही लिख देना। फिर भी मैं इसमें आगे बता देता हूं क्या होता है। इस समय अपने पास जो IE का वैल्यू है ना, ये 4 मिली एम्पियर, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वैल्यू ऑफ IC। तो IC का वैल्यू कितना होगा इस समय, 4 ये होगा, ये 4 तो ये 4 होगा, ये 6, तो यहाँ कोऑर्डिनेट में कितना आएगा, 6 ही आएगा। एक बात तो ये हो गई। एक्टिव रीजन लिख दोगे, कट ऑफ कैसे लिखोगे बताओ। हाँ, for less than values of I, less than value of IE, if a value of IE is less than 0 then transistor work in a cut off। ये लिख दोगे। दूसरा इसको कैसे लिखोगे, सैचुरेशन को, और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ VCB ट्रांजिस्टर वर्क इन सैचुरेशन रीजन। ये 3 ही लाइन लिखनी है, कुछ नहीं है। समझा मैं बता देता हूं, एग्जाम में अपने को समझाना नहीं है भाई कैसे कट ऑफ में काम करता है, कैसे सैचुरेशन में चला गया, कैसे एक्टिव में चला गया, वो मैं बता दूंगा कि कैसे काम कर रहा है। ये तो लिखने की बात हो गई। अब अपन चलते हैं, समझा देता हूं। सबसे पहले IE इज मोर देन 0, तो देखो एक बात, IE का वैल्यू मोर देन 0 होगा, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। ये जो जंक्शन है फॉरवर्ड में है, वो किसमें है बताओ, रिवर्स में। ये फॉरवर्ड एंड है, ये रिवर्स हो गया। ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में आ गया बताओ, एक्टिव रीजन में। तो सही लिखा है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन चलते हैं। अब इसका कट ऑफ के लिए बता रहा हूं। पहले तो ये बताओ IE का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 0, तब 0 से लेस देन होगा। IE का वैल्यू 0 कैसे होगा बताओ। इस सर्किट डायग्राम में IE का वैल्यू 0 कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी है। टाटूना ने ऐसे बताओ क्या। हाँ बोलो, सेल को हटा दो, अरे सेल रिमूव कर दो ना ये वाला। भाई IE कहां से आ रही है ये बता दो, इस सेल से आ रही है, सेल को हटा दो, IE किसके इक्वल हो जाएगा, चलो 0 भी कर दिया। अब मेरे को ये बता दो, डेफिनेशन में तो अपन ये लिखेंगे फॉर लेस देन वैल्यूज ऑफ IE, तो IE का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 इट मींस नेगेटिव हुआ। तो IE को नेगेटिव कैसे करोगे अभी ये बताओ, सेल को हटा के तो 0 कर लिया। अब IE का वैल्यू नेगेटिव भी करना है, कैसे करें, सेल के टर्मिनल जो है ना रिवर्ट कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ क्या कर दो प्लस, तो सेल की डायरेक्शन, इसके करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई कि नहीं हो गई। तो जैसे ही अपने पास सेल के टर्मिनल रिवर्ट करोगे, ये अपने पास जंक्शन किसमें चला जाएगा, वो पहले किसमें था, ये भी रिवर्स में, ये भी रिवर्स में, ट्रांजिस्टर किसमें आ गया बताओ, कट ऑफ में आ गया। कट ऑफ रीजन की डेफिनेशन यहां से ऐसे। उसके बाद में वापस आ जाओ, इसको फिर मैं फॉरवर्ड में कर देता हूं, ये फॉरवर्ड में, वो रिवर्स में। एक चीज देखो एक बार, VCB is equal to 0, VCB is equal to 0 but IC is not equal to 0। देख लो भाई, VCB का मैंने वैल्यू यहाँ 0 कर दिया, बट IC का वैल्यू इसमें कहीं से भी 0 हो रहा है क्या बताओ। अगर IC का वैल्यू 0 होता तो सारे ग्राफ कहां से स्टार्ट होते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हो जाते हैं, बट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। इट मींस क्या हुआ, व्हेन VCB is equal to 0 but IC is not equal to 0। VCB को 0 कैसे करोगे, इसको सेल हटा दिया, सेल हटाने के बाद भी IC 0 नहीं हो रही है। अब सवाल उठता है कि IC 0 नहीं हो रही तो करंट कहां से आ रहा होगा बताओ, इससे आ रहा है करंट। IC किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, क्योंकि तुम लोग ये भी जानते हो
IE इज इक्वल टू IB प्लस क्या होता है IC। तो IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IE माइनस IB। तो ओरिजिन ऑफ IC कौन है IE है। और याद करो मैंने बताया भी था 1000 होल यहाँ से स्टार्ट होते थे नहीं होते थे, उसमें से 2 होल जो है डेफिशिएंसी हो गई, उसके बाद में कितने बचे 998 बचे। तो वो जो होल पहुंचे थे वो कलेक्टर में पहले थे या यहाँ से गए थे, यहाँ से गए थे। तो इसका मतलब इस सेल को हटा भी दोगे तो भी अपने पास IC 0 नहीं होगी। अब अपन चाहते हैं कि IC 0 हो जाए। तो IC 0 कब होगी कि यहाँ से होल स्टार्ट तो हो पर वो एंट्री नहीं होने दे, वो क्या हो एंट्री ही नहीं होने दे। तो इसका मतलब है कि VCB 0 करने से तो कुछ ही नहीं हुआ। VCB को नेगेटिव करके देखते हैं। नेगेटिव कैसे करोगे VCB को बताओ। सेल के टर्मिनल ये रिवर्ट करती है, रिवर्ट करते ही ये कौन से बायस में आ गए फॉरवर्ड। अब दोनों फॉरवर्ड बायस में आ गए। जैसे ही VCB का वैल्यू नेगेटिव होता है IC का वैल्यू किसके इक्वल हो जाता है 0 के इक्वल। ट्रांजिस्टर कौन से में आ जाएगा देखो ये भी फॉरवर्ड में वो भी फॉरवर्ड में, ट्रांजिस्टर किस में आ गया सैचुरेशन रीजन में आ गया। तुम बोलोगे भाई ये नेगेटिव करते ही 0 क्यों हो गया, तो बहुत इजी होता है समझना। यहाँ से होल चले थे ठीक है ना, पहले तो कलेक्टर में नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अब क्या करेगा यहाँ से जाएंगे पर वो रिपेल कर देगा कि नहीं कर देगा। तो जितना फोर्स यहाँ से अपन अप्लाई कर रहे हैं एमीटर से उतना ही फोर्स सेल जो है वो कलेक्टर में अप्लाई कर रहा है। तो इस पोजीशन में IC किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। आ गया सारा समझ में। इसके बाद में लिखना है आउटपुट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होगी भाई हाँ R आउटपुट इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन I आउटपुट। तो ये हो गया ये आउटपुट रेजिस्टेंस R आउटपुट इज इक्वल टू डेल बोलो VCB अपॉन IC कांस्टेंट वैल्यू II। तो ये IE कांस्टेंट यहां तक आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है करंट गेन। करंट गेन ये अल्फा। ये पूरा ट्रांजिस्टर का टॉपिक चल रहा है, इसमें पूरा नहीं लिखना होता है, जितना पूछे उतना ही लिखना होता है। जैसे अपने पास वो यूं कहेंगे ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर कॉमन बेस। तो सर्किट डायग्राम हो गया अपने पास, फिर डिस्क्राइब कर देना। फिर उसमें या तो इनपुट पूछेंगे या आउटपुट पूछेंगे, इसकी डेफिनेशन भी अलग से पूछ लेते हैं, वो लिखना है अपने। ठीक है देखो इस चैप्टर में ले लो चाहे फिजिक्स में पूरी में ले लो, गेन टर्म जहां कहीं भी आ जाए है ना, या फिर एम्प्लीफिकेशन टर्म कहीं भी आ जाए, या गेन कांस्टेंट आ जाए या एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट आ जाए, कोएफिशिएंट आ जाए, तुम लोगों को एक ही चीज याद रखनी है आउटपुट अपॉन इनपुट। गेन जहां कहीं भी आ जाए क्या डेफिनेशन होगी आउटपुट अपॉन इनपुट हो गया अपने पास। ठीक है गेन का मींस तो समझते हो अपने पास, प्रॉफिट हो गया। जैसे मान लो कि इसने 100 रुपए में गधा खरीदा 150 रुपए में बेच दिया, तो कितना गेन हो गया 50 रुपीज का गेन हुआ। पर इसने अगर कहे कि इसने जो इसके पास जो पैसे थे उसको कितने टाइम्स कर लिया इसने 1.5 टाइम्स कर लिया इसने। 150 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 100, तो 1.5 हो गया कि नहीं हो गया। तो आउटपुट अपॉन इनपुट हो गया कि नहीं हो गया। अब मान लो कि इसने 100 रुपए में खरीदा 90 में बेच दिया, तो अब क्या होगा बताओ इसके लिए 0.9 होगा। क्या होगा 0.9, और 0.9 होते ही अपने को पता चल जाएगा कि ये लॉस में है अब, क्योंकि प्रॉफिट में तो मोर देन 1 होगा कि नहीं होगा। तो 0.9 का मीनिंग क्या हो गया अपने पास वो लॉस में है, 10% का लॉस हो चुका है अपने पास। तो इस चैप्टर में गेन टर्म जहां कहीं भी आ जाए बस आउटपुट अपॉन है इनपुट, डेफिनेशन अपने हिसाब से चेंज करते जाना। जैसे करंट गेन की डेफिनेशन क्या होगी रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट। आगे एक वोल्टेज गेन क्या आएगा, क्या डेफिनेशन होगी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, एक पावर गेन भी आएगा। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, एक ही बात में बता दिया है, आ गया होगा समझ में। अब अपन चलते हैं रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट सो दैट अल्फा डीसी स्टैटिक किसके इक्वल होगा बोलो। आउटपुट करंट कौन सा है यहाँ जुड़े वहां देख आईसी अपॉन आई। आ गया समझ में। एक होता है अल्फा एसी, ये होता है काइनेटिक। अभी समझ में आ जाएगा डीसी एंड एसी क्या है। ये हो जाएगा डेल आईसी
अपॉन क्या हो जाएगा, देखो भैया स्टैटिक एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा, पर्टिकुलर वैल्यू पर डीसी कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता है, काइनेटिक चेंजिंग वैल्यूज होंगे, वैल्यू किसके चेंज होते हैं, एसी के, तो एसी ले लिया अपने पास, तो आईसी अपॉन आईई एंड डेल आईसी अपॉन डेल आईई, अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होगा मोर देन 1 होगा, वैल्यू ऑफ अल्फा लेस देन 1 होगा या मोर देन, लेस देन 1 होगा, क्यों, हाँ हमेशा ही अपन ये जानते हैं IE इज ऑलवेज मोर देन IC, क्योंकि ट्रांजिस्टर में करंट का ऑर्डर जो था ना वो पढ़ चुके हो, IE मोर देन IC मोर देन IB, सो दैट अपन ये लिख सकते हैं, देखो IC इज ऑलवेज लेस देन IE होगी, देन अल्फा इज लेस देन क्या होगा 1, अल्फा का वैल्यू हमेशा ही किससे आएगा अपने पास है 1 से लेस देन ही रहेगा, मोर देन 1 नहीं हो सकता अपने पास, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो रे ऑनलाइन वालों, फिर आगे चलेंगे। आगे चलें भाई, ये भाई कॉमन एमिटर एनपीएन नहीं हमारे सिलेबस में, टीएमपी का ही है, फिर भी कभी अगर एनपीएन पूछ ले तो तुम लोगों को केवल डायग्राम बनाना है, डायग्राम में दिक्कत आएगी, पीएनपी का अगर याद है तो एनपीएन का डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने कल ही बता दिया था, करंट की डायरेक्शन रिवर्ट कर दो, सेल के टर्मिनल रिवर्ट कर दो, ये जो मैंने जितना भी सब कुछ थ्योरी में लिखवाता हूं उसमें मैं कहीं भी जो है ना मेंशन नहीं करता हूं कि पीएनपी के लिए लिखवा रहे हैं एनपीएन के लिए, इसलिए अपने को कुछ चेंज नहीं करना है। अभी जो पढ़ाया था उसमें मैंने कहीं बोला कि भाई पीएनपी है एनपीएन, तो थ्योरी क्या रहेगी, सेम रहेगी, केवल 4 ट्रांजिस्टर चलते हैं तो थ्योरी सेम ही रहती है, अपने को कोई चेंज नहीं करना होता है। आगे अब किसको कॉमन करेंगे भाई, एमीटर को कॉमन, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन बताए रखा है, चलो पीएनपी के लिए चलते हैं, ये बन गया, ये एमीटर को कॉमन करेंगे तो ये लो, ये सी, ये बी, सी, ट्रांजिस्टर कौन सा है, पीएनपी, करंट बोलो, आई इन्वर्ट होगा, तो ये कितने होंगे, चलो यहाँ तक का काम तो खत्म, ये तो सिंपल है। अब मिली एमीटर माइक्रो एमीटर बताओ क्या आएगा इसमें, मिली और माइक्रो, मिली, हाँ मिली, ये मिली एमीटर और इसमें माइक्रो, ये माइक्रो एमीटर हो गया, यहाँ तक क्या आ गया। अब इजी है काम, क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हो ना थोड़ा सा, तो एक वोल्टमीटर यहाँ पर हो जाएगा और ये एक वोल्टमीटर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये कॉमन हो जाएगा, इधर का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा इनपुट और इधर का सर्किट क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। आगे चलो, अब देखो एक बात, ये कौन सा जंक्शन है, ईपी जंक्शन, ईपी जंक्शन कौन से बायस में होगा, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में कैसे दोगे, और ये नेगेटिव है, ऐसे ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव K1 और R1, वहां बोलो वो जंक्शन कौन सा में देना है, रिवर्स में, रिवर्स में कैसे देंगे, ये बी पार्ट मैंने पहले कहा था इसको मत कनेक्ट करना है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले उसको कनेक्ट करो जो कॉमन नहीं है, बी पार्ट किससे जाएगा, नेगेटिव से, ये नेगेटिव,
ये यहाँ से हो गया, चलो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, K2 R2। अब ये देखो एक बार, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव। यहाँ से चलो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वोल्टमीटर बोलो नेगेटिव से नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर बोलो नेगेटिव पॉजिटिव, किसके बिटवीन का वोल्टेज मेजरमेंट करेगा, V E B, नहीं सॉरी V B E, ये लिख दिया V B E, ये किसके बिटवीन होगा B C E। आ गया सारा, इसको क्या लिखोगे बताओ, V B B, इसको क्या लिखोगे V C। चलो इनपुट वोल्टेज कौन सा है, VBE, आउटपुट वोल्टेज इनपुट करंट और आउटपुट करंट क्लियर है। पहले क्या लिखोगे अपने पास, फॉर दीज कर्व्स ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एक लाइन हो गई। उसके बाद में सेकंड लाइन क्या लिखोगे, बोलो इनपुट वोल्टेज VBE एंड आउटपुट वोल्टेज VCE इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। उसके बाद में वो लिखो input current IB is measured by microammeter and output current IC is measured by milliammeter। लिखोगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन से करवाएंगे पहले, इनपुट। VBE है इन वोल्ट, इसमें कौन सी है IB, ये माइक्रोएम्पियर है। कांस्टेंट किसके वैल्यू रहेंगे, VCE ये आउटपुट वोल्टेज, क्या लिखोगे VCE इज इक्वल टू 0 वोल्ट इक्वल टू 2 वोल्ट इज इक्वल टू 4। ये भी आ गया समझ, क्या लिखोगे बताओ इसमें, these curves are plotted between input voltage VBE and input current IB for constant values of output voltage VCE। एक लाइन तो ये हो गई। उसके बाद में क्या लिखोगे बताओ, for initial values of VBE IB is 0, IB is 0 क्यों, ये देखो शुरू में यहाँ पर यहाँ 0 है कि नहीं है। For initial values of VBE, IB is 0 and after some values it is increases rapidly or exponentially। Clear? थर्ड डेफिनेशन आ जाओ, इनपुट है रेजिस्टेंस की, क्या लिखोगे वही इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट है करंट, सो दैट क्या लिखोगे बताओ, R इनपुट इज इक्वल टू L बोलो VBE अपॉन क्या आएगा L IB, वैल्यू किसका कांस्टेंट है VCE कांस्टेंट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, टाइम हो गया। तू मेरे से मिलना रहे रुक के, अभी मिलना तो बात। कल लाइट ही नहीं देना है अपना, तो वो राकेश जी कर ही नहीं पाए, आज भेज देंगे वो।